हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक आईएएस। साथियों, स्वागत है आप सभी का मेक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। कल मैंने कॉपी शेयर की आप लोगों के साथ दिव्या अग्रवाल मैम की, जिनकी पहली रैंक आई हुई थी। आज मैं आपके साथ धनंजय सर की कॉपी शेयर करने वाला हूँ, जो कि डीवाईएसपी के पद पर चयनित हुए हैं यूपी पीसीएस 2022 में। ठीक है, इसके पहले ये इनका 6वां मेंस था। तो जो लोग लगातार मेंस दे रहे हैं वह लोग निराश ना हो। ठीक है, क्योंकि फाइनली होता ये है कि जैसे ही आपकी आंसर राइटिंग पीक पर पहुंचती है, ठीक है, वहाँ पे आपका चयन हो जाता है। इसके पहले इन्होंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लगाई थी मेक आईएएस में। ये डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में, जो कि 65 डेज़ की चलती है, उसमें शामिल थे, और जो कि 20 मई से 2023 के लिए शुरू होने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनकी कॉपी के ऊपर। कॉपी बड़ी अच्छी लिखी हुई थी इन्होंने। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन एंड डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले ये है, तो इन्होंने निजीकरण की एक परिभाषा बताई है सिंपल सी, कि ये निजीकरण होता है। भारत में कब से निजीकरण लागू हुआ, ये इन्होंने बताया। अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ। देखिए, आप प्रेजेंटेशन देखिए। ठीक है, कंटेंट तो कम होता रहता है, बढ़ता रहता है। कंटेंट आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप कितना देना चाहें। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन को लेकर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कि इन्होंने पहले बताया सकारात्मक क्या क्या इम्पैक्ट हुए हैं, फिर इन्होंने बताया कि नकारात्मक क्या क्या इम्पैक्ट हुए हैं। ठीक है, ये इनकी काफ़ी स्टार्टिंग की कॉपी है, लगभग 42 नंबर टेस्ट है ये हालांकि इनका। ठीक है, इसके पहले भी इन्होंने काफ़ी सारे पेपर लिखे, तो हम वो भी शेयर आपके साथ कर देंगे। ठीक है, एंड की कॉपी में, फुल लेंथ कॉपी में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट इनकी कॉपी में देखने को मिला था, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे प्रेजेंटेशन की इन्होंने किस तरीके से सकारात्मक बताया, नकारात्मक बताया। ठीक है, फिर ये बताया, फिर इन्होंने आगे क्वेश्चन है प्रभाव बताने हैं, फिर इन्होंने जो है सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव बताते हुए फिर इन्होंने यहाँ पे सुझाव दे दिए कि सुझाव के लिए क्या क्या करना है, और एंड में जो है निष्कर्ष दे दिया। इसमें कुछ कमियां थी, जो फैक्ट वगैरह डाले जा सकते हैं, है ना, कुछ इसमें एग्जांपल्स ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा भी है यहाँ पे, कमेंट भी किया हुआ है कि इसमें थोड़े फैक्ट भी डाले जा सकते हैं, कुछ इसमें एग्जांपल्स भी ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता है। ये इन्होंने ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। ठीक है, तो ऑफलाइन में जब आप क्लासरूम में लिखते हैं तो एक अलग ही उसका प्रेशर होता है। ठीक है, और वास्तव में वो रियल चीज़ें एग्ज़ाम में जा पाती हैं जो कि आप यहाँ पे क्लासरूम में लिखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, फिर इसके ऊपर वैश्वीकरण के जो प्रभाव है, ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है, वो पूछा गया है। ठीक है, फिर इन्होंने फिर बताया वैश्वीकरण एक ऐसी आर्थिक संकल्पना है जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था का जुड़ाव इस प्रकार हो जाता है कि पूरा विश्व एक गांव में तब्दील हो जाता है। डेफिनेशन बड़ी अच्छी है ये। ठीक है, इसमें एक कीवर्ड्स ऐड किया जा सकता है, ग्लोबल विलेज वाला। ठीक है, लेकिन इन्होंने फिर यहाँ पे कमेंट किया है कि आप इसमें जो है एक व्यापक डेफिनेशन भी दे सकते हैं वैश्वीकरण की। ठीक है, चूँकि पूछा गया है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, पेपर इकोनॉमी का है, तो इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा हमें वो करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, लेकिन एक व्यापक डेफिनेशन दे के उसमें कल्चर को भी इंक्लूड किया जा सकता है, सोशल डायमेंशंस को भी इंक्लूड किया जा सकता है, और साइंस टेक को भी इंक्लूड किया जा सकता है, तो वो है। फिर इन्होंने वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में क्या क्या वो है, मतलब क्या क्या इसका वो है, यातायात और संचार व्यवस्था का विकास हुआ। ठीक है, देशों में टैरिफ जो नीतियाँ थी वो है, यहाँ पे WTO को भी जो है मेंशन किया जा सकता है। इसके बाद इन्होंने इकोनॉमी के ऊपर क्या, देखो आप पहले वाले क्वेश्चन में देखिए जो प्रेजेंटेशन था वो अलग था, है ना। आज दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए जो प्रेजेंटेशन है वो अलग है, कि इन्होंने इस तरीके से लिख दिया। तो मतलब एक जो आपका आंसर है ना, वो मोनोटोनस नहीं हो रहा है कि सेम ही प्रेजेंटेशन नहीं आ रही है। ठीक है, प्रेजेंटेशन का जो लेवल है वो अलग अलग हो रहा है। जैसे इसमें भी इन्होंने फिर सिंपल लिखा सकारात्मक, ठीक है, फिर इन्होंने लिखा यहाँ पे नकारात्मक, ये कर दिया। बाकी ये कमेंट किया था कि भाई ये सुधार किया जा सकता है, तो वो चीज़ें हैं, है ना। फिर इन्होंने ये सुझाव दिए, और फिर इसके बाद ये निष्कर्ष इनका हो गया, और ये ख़त्म हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, यद्यपि भारत सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न प्रयास किए गए हैं, परंतु कोयले पर निर्भरता अभी भी बनी हुई है। इस तरह का क्वेश्चन है। फिर इन्होंने एक बड़ा अच्छा डेटा दे दिया है।
है ना कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में विश्व के तीसरा प्रमुख देश है जिसमें कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता, तो मतलब ये करंट का क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर आए, जल संकट के ऊपर आए, या फिर कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर करंट के टॉपिक्स होते हैं, अगर उनके ऊपर क्वेश्चन है तो उनकी जो शुरुआत है वो डेटा के साथ ही होनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। फिर इन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल बताया कि कहाँ कहाँ से इसको प्राप्त करते हैं, स्रोत क्या क्या होते हैं इसके। तो फिर उन्होंने बताया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा। देखो फिर इन्होंने अलग अलग बताया है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्या क्या एफर्ट किए गए हैं, जैव के क्षेत्र में क्या क्या, भूतापीय के क्षेत्र में क्या क्या एफर्ट किए गए हैं, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में क्या क्या एफर्ट किए गए हैं, है ना। तो इस चीज़ को भी इन्होंने अलग अलग तरीके से इसको बताया है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं कोयले पर निर्भरता क्यों बनी हुई है, उसको भी प्रॉपर डेटा के साथ इन्होंने बताया, है ना। और इसके निर्भरता के जो कारण है वो भी इन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं। इसके बाद सुझाव दे दिया। देखो अगर आप ये कॉपी देखेंगे तो आपको सिंपल बहुत ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। जैसे मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि विद इन सेकेंडों में मैं बता पा रहा हूँ कि इन्होंने क्या क्या यहाँ पे कवर किया हुआ है। कॉपी वही अच्छी होती है जिसको पढ़ने में दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है। फिर सुझाव दिए हैं, सुझाव के बाद जो है इन्होंने यहाँ पे निष्कर्ष लिखा और इनका ये आंसर खत्म हो गया। इसके बाद अगला जो है वो है ऊर्जा के विभिन्न स्रोत होने के बावजूद जो है भारत में ऊर्जा संकट बना हुआ है। इस ऊर्जा संकट के कारणों को स्पष्ट करते हुए इससे निपटने हेतु सुझाव जो है वो देना है हमें, है ना, सजेशंस देने हैं। तो इन्होंने प्रॉपर डेटा के साथ स्टार्टिंग की हुई है ना, कि जो है लगभग 80% जो है आयात पर निर्भर बना हुआ है, ठीक है। कुल ऊर्जा मांग का हम लोग जो है 16% से अधिक का असंतुलन बना रहता है, जो कि भारत में ऊर्जा संकट को दर्शाता है। बड़ा अच्छा ये मतलब स्टार्टिंग की इंट्रो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद इन्होंने भारत में ऊर्जा के जो है स्रोत बता दिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि विभिन्न स्रोत हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने जो है ऊर्जा के स्रोत यहाँ पे बता दिए। फिर उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो परंपरागत ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो बताएं। फिर क्या क्या कारण है ना, तो उसको भी प्रॉपर यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि परंपरागत ऊर्जा के जो संसाधन हैं उनकी कमी है, ठीक है, असमान वितरण है ना, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इसमें कुछ चीज़ें आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे डिस्कॉम कंपनी का जो वो है वितरण है उसको ऐड कर सकते हैं। मतलब कुछ इसमें जो ऊर्जा के कारण जब आप लिखेंगे ना तो इसमें कारण को थोड़ा और व्यापक स्तर पर लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर चाहें तो सोशल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल में डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको भी यहाँ पे बताया जा सकता है कि पॉलिसी में जो लूप होल्स हैं उनको भी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 4 पॉइंट इन्होंने कवर किए गए हैं। इसमें मुझे लग रहा है कि कम से कम जो है 6 से 7 पॉइंट कवर किए जा सकते थे, ठीक है। तो वैसा मैंने बताया कि कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे लिखने में ही चीज़ें वो क्लियर होती हैं। फिर इन्होंने इसमें सुझाव ये दिए कि क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं और एंड में निष्कर्ष लिख के अपना आंसर ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन जो भुगतान कंपनियां हैं वो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, ये क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि भारत का विश्व जो है वो सबसे तेज़ी से बढ़ता ऑनलाइन भुगतान बाजार है। यहाँ पे आप प्रॉपर डेटा भी दे सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये है, इन्होंने लिखा है कितने % पेमेंट, तो ये कमेंट किया हुआ है। देखो कमेंट से ही आपको पता चलता है कि आपको एक्चुअली इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है ना। ये जो कई जगह पे क्या होता है ना कि व्हाट्सअप के थ्रू कॉपियाँ चेक हो जाती हैं, उसमें बोल बोल के वो कमेंट प्रॉपर नहीं हो पाते हैं और उससे हमें पता भी नहीं चल पाता है कि भाई कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो ये फिर इन्होंने बताया। फिर चुनौतियाँ क्या क्या हैं ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बता दी हैं कि भाई डिजिटल डिवाइड भी है, साइबर वित्तीय अपराध भी बढ़ रहा है, वित्तीय जागरूकता की कमी भी है, प्रभावी नियामक ढांचा की कमी भी है। फिर इन्होंने जो है सुझाव दे दिए और प्रॉपर एग्जाम्पल दिए। देखिए ये है ना, सुझाव और एग्जाम्पल। ये प्रेजेंटेशन का जो लेवल है ना, इस लेवल पे पहुंच के आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये है। फिर इन्होंने प्रॉपर वो दे दिया, कंक्लूजन लिखा और इनका जो आंसर है वो ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद छठवां जो क्वेश्चन था वो 1950 में वर्तमान सेवा क्षेत्र का योगदान 33 से 58% हो गया है, परंतु MSME में मध्य सेवा उद्यम में समस्या अभी भी विद्यमान है। तो फिर इन्होंने कुछ यहाँ पर डेटा बताया, ठीक है। डेटा के बाद सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो प्रॉपर डेटा के साथ और एग्जांपल्स के साथ इन्होंने बताया। यहाँ पे लिखा भी है कि गुड पॉइंट, काफ़ी अच्छे पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये हो गया है। फिर ये देखिए ये काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। इस तरीके का जब आप लोग बनाते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर तो क्या होता है कि बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। उसको यह भी लगता है एग्जामिनर को कि यह जो एवेल्यूटर आपका जो होता है उसको लगता है कि काफ़ी अच्छी नॉलेज है, आपको डेटा भी
काफ़ी कंफर्म है, तो काफ़ी अच्छा इसका इम्पैक्ट होता है। फिर इन्होंने यहाँ पे समस्याएं बता दी हैं, जो जो समस्याएं हैं, फिर इसके बाद सुझाव दिए हैं और उत्तर समाप्त हो गया है। ठीक है, इसके बाद जो है आखिरी क्वेश्चन है, 7 ही क्वेश्चन होते हैं मेक आईज की डेली आंसर राइटिंग में। काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो उन्हें पता भी है कि नागरिक समाज से आशय ऐसे संगठन से है जो स्वैच्छिक आधार पर बिना किसी हित के नागरिक कल्याण में सेवाएं प्रदान करता है, जैसे अक्षय पात्र फाउंडेशन। तो ये एग्जाम्पल जो है बड़ा इम्पैक्टफुल होता है, एग्जाम्पल सभी को डालने चाहिए और एग्जाम्पल का जितना यूज करेंगे आपका आंसर उतना ही व्यवहारिक होगा। ठीक है, फिर इन्होंने फिर इसमें भूमिका बताई है, ठीक है, कि क्या भूमिका होती है नागरिक समाज की, तो वह भूमिका इन्होंने एकदम टू द पॉइंट लिखी है। फिर इसके बाद लोक कल्याण को बढ़ावा देना है, तो इसमें 4-5 पॉइंट लिखे हैं। फिर चुनौतियां जो हैं इसमें 4-5-6 पॉइंट लिखे हैं। प्रभावशीलता जो है इसमें 4-5 पॉइंट लिखे हैं। सुझाव और ख़त्म आंसर। देखो अब इनकी कॉपी से निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, इनकी कॉपी से क्या क्या निष्कर्ष यहाँ पे निकाला जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि आपको हर चीज़ के ऊपर 6 से 7 पॉइंट्स तैयार होने चाहिए आपके प्रॉपर। ठीक है, और वो पॉइंट एकदम सॉलिड होने चाहिए। जैसे जल संकट का कारण है 7-8 पॉइंट। ठीक है, जल संकट के इम्पैक्ट है 6-7 पॉइंट। जल संकट के लिए सरकार के उपाय है 6-7 पॉइंट। मौर्यकालीन कला की विशेषता है 6-7 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं आपके ओवरऑल, आपके पास हर टॉपिक के कारण के ऊपर, प्रभाव के ऊपर, ठीक है, और या फिर उसकी विशेषताओं के ऊपर 6 से 7 वैलिड पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि आपको जो आंसर लिखना है वह मैक्सिमम 200 शब्दों में लिखना है और 125 शब्दों में लिखना है। अगर आपको इतना ही डेटा होगा ना तब भी आप एक बहुत शानदार आंसर लिख लेंगे। ठीक है, बस काम जो करना है वो करना है आपको उसके ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर, एग्जाम्पल्स के ऊपर, इनरिचमेंट के ऊपर। ठीक है, 6 से 7 पॉइंट याद करते हुए इनरिचमेंट के ऊपर काम करिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स, डेटा के ऊपर काम करिए, आपका आंसर राइटिंग बहुत शानदार हो जाएगा। ठीक है, और आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, इतना काम आपको करना है, इतने में काफ़ी अच्छा आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, जो लोग 2023 की मेंस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनके लिए 20 तारीख से मेक आईज की डेली आंसर राइटिंग शुरू हो रही है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।